हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत जोर-शोरों से चल रही होगी। तो आप इसी ऊर्जा को लगातार बरकरार रखिए ताकि आप एग्ज़ाम तक अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर परीक्षा में अच्छा करें और अपना नाम जो है उन ऊँचाइयों पर दर्ज कराएँ, जहाँ पे अपना नाम हर एक बच्चा दर्ज कराना चाहता है। ठीक है? तो ये था आज हमारे अ, चैप्टर जो चल रहा है पी ब्लॉक का तत्व, इसको हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक? तो आज हम एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा कर लेते हैं, परमाणु का आकार, क्योंकि आकार को समझना बहुत ज़रूरी है। आकार एक ऐसा चीज़ है जिससे हम परमाणु के सारे गुणों को, लगभग अधिकतम गुणों को उनके आकार के माध्यम से समझा सकते हैं। अगर हमने परमाणु के आकार को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उसको सीख लिया कि कैसे उसको समझाया जाता है, तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हैं, वो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। आप एक बार समझ गए तो आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएँगे, ठीक है? क्योंकि हम याद करते बैठते हैं, याद करने अगर बैठ जाएँ तो हम उसको भूल सकते हैं, पर इसको अगर समझ लें, तो ये आपके जीवन भर याद रहेगा, ठीक है? चलिए, आज हम परमाणु के आकार पे थोड़ा-सा आपको जो है समझाइश देते हैं और कोशिश करते हैं आकार। तो परमाणु का आकार जो होता है, वो परमाणु की त्रिज्या के बेस पे ही हम निर्धारण करते हैं। इसको मान लीजिए नाभिक, नाभिक के बाहर जो है क्या होती हैं? कक्षाएँ होती हैं, ठीक? तो त्रिज्या किसको कहा जाता है? नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी, ठीक? ये कहलाता है क्या? परमाणु त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है? और परमाणु त्रिज्या ही किसका निर्धारण करता है? आकार का निर्धारण करता है। परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही हम परमाणु के आकार का निर्धारण करते हैं, ठीक? ओके, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी भाई? क्या है परमाणु त्रिज्या? किसको कहेंगे परमाणु त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, है ना? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक की नाभिक की सॉरी नाभिक से, परमाणु के नाभिक से बाह्यतम बाह्यतम कोश की दूरी, की दूरी को ही क्या कहते हैं अपन? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी जो होती है, ये क्या कहलाती है? परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है भाई? ये जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या के द्वारा ही आकार का निर्धारण किया जाता है, ठीक? परमाणु के आकार का निर्धारण परमाणु त्रिज्या के आधार पर किया जाता है। परमाणु के आकार आकार का निर्धारण निर्धारण परमाणु त्रिज्या त्रिज्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है? कि परमाणु का आकार कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा, कम होगा, अधिक होगा, यह उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है, ठीक है? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं अगर इसकी बात करें, तो परमाणु में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जैफ, प्रभावी नाभिकीय आवेश को जैफ, है ना? समझ में आता है ना? हाँ, जैफ समझ नहीं आ रहा होगा तो पिछला वीडियो देख लीजिए, है ना? जैफ प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण। जैफ अगर अधिक है, ठीक है? समझिए इसको, आकर्षण ज्यादा है, ठीक? आकर्षण ज्यादा होगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? परमाणु त्रिज्या जो होगी वो कम होगी, छोटी होगी, है ना? जेफ ज्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, है ना? परमाणु त्रिज्या होगी कम, जेफ है ज्यादा,
तो परमाणु त्रिज्या होगी कम। जेफ कैसा है? अधिक है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। परमाणु त्रिज्या कम होगी तो उस परमाणु का आकार क्या होगा? त्रिज्या से ही निर्धारण किया जाता है। त्रिज्या छोटा हो गया तो परमाणु का आकार अपने आप ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ओके। अब अगर सॉरी, अगर जेफ अगर क्या हो? कम हो। समझ में आ रहा है? जेफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो, बाहर के कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कम हो। अगर कम है तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? परमाणु की त्रिज्या होगी अधिक। परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी। परमाणु की त्रिज्या अधिक हो गई। परमाणु की त्रिज्या अधिक हो गई। अधिक हो गई मतलब आकार भी क्या होगा? आकार भी बढ़ेगा, यानी कि अधिक होगा भाई। आकार बढ़ेगा, यानी कि आकार क्या होगी? अधिक होगी। तो देख पा रहे हैं कि परमाणु का जो है आकार का निर्धारण हम उनकी त्रिज्या से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जेफ अधिक है, आकर्षण ज्यादा, तो परमाणु त्रिज्या कम। परमाणु त्रिज्या कम मतलब आकार छोटा। जेफ का मान कम है, नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कम है, तो परमाणु त्रिज्या अधिक है। परमाणु त्रिज्या अधिक हो गई, इसका मतलब है परमाणु का आकार जो है बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, अब तो नहीं भूल पाएंगे ना? ठीक है, परमाणु के आकार को इस तरीके से आपको समझाना है। ओके, तो ये था परमाणु का त्रिज्या। अब देखेंगे वर्ग और आवर्त। आवर्त सारणी में जो है, जो खड़ी लाइनें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उनको हम वर्ग कहते हैं, और बाएं से दाएं की ओर जो लाइनें जाती हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। बारी बारी से हम वर्ग और आवर्त में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वर्ग में सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में क्या होगा परमाणु का आकार? वर्ग में तो याद रखिए, वर्ग में क्या होता है भाई? वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक, वर्ग में ऊपर से नीचे आए। तो हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इधर अपन नहीं जाएंगे, पर यहां तक देख लो। ठीक है, पर जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट वर्ग में जो है ये तत्व आते हैं। तो यहां पे देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 1 होता है। ठीक है, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। ठीक, ओके, तो अपन यहीं तक बना के देखते हैं, बाकी उसी तरीके से ये फॉलो करेंगे। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें हाइड्रोजन के लिए, तो यह 1 है ना, 1 इस तरीके से होगा। लिथियम के लिए निकालें तो 2 है, तो पहले 2 और 1 है ना, 2 और 1। अच्छा, ये 1 मतलब कैसा? ऐसा फर्स्ट एस 1 ऐसा। ठीक है, ये 2 मतलब कैसे? फर्स्ट एस 2 और 2 एस 1 ऐसा। ठीक है, 2 और 1। सोडियम के लिए अगर निकालें तो ये होगा 2 8 और 1 है ना, 2 8 और 1। कहने का मतलब ये कैसा होगा? ये होगा फर्स्ट एस 2, 2 एस 2 एंड 2 पी 6 एंड 3 एस 1 ऐसा। तो ये जो फर्स्ट दिख रहा है, ये 2 ठो सेकेंड दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहा है, यानी कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, 3 कक्षा होंगे। यहाँ पे केवल पहला कक्षा 1 है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, मतलब यहाँ पे 2 कक्षा है। यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 कक्षा है। ठीक,
वहीं अगर बात करें यहाँ पे पोटेशियम के लिए तो यहाँ होगा 2 8 8 एंड 1 दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कक्षाएं होंगी। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ठीक दिख रहा है, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा, 1 2 3, देखो 2, ये 8, ये 8 और 1, समझ में आ रहा है। तो बाकी सब ये ऐसे ही जाते जाएंगे, कक्षाएं यहाँ पर भी वृद्धि होते जाएंगी। यहाँ 4s तक आया था तो यहाँ 5s1 होगा, फिर उधर जाएंगे तो 6s1 होगा लास्ट वाला, फिर आगे जाएंगे तो 7s1 होगा। ठीक, इसको आप निकाल के देखेंगे। क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है? कक्षाएं बढ़ रही हैं, यहाँ 4 कक्षा तो यहाँ 5 कक्षा, यहाँ 6 कक्षा और यहाँ 7 कक्षा, 7वें आवर्त में 7 कक्षा तक दी। ठीक है, ओके। अब जैसे इसको अपन परमाणु के संरचना, इसका परमाणु संरचना बना के देखते हैं। परमाणु ऊपर दिखाई देगा, परमाणु संरचना है ना, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना अगर देखें, ठीक है, परमाणु संरचना अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए नाभिक होगा बीच में और उसके बाहर जो है एक कक्षा होगा और उस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आइए लिथियम के लिए, तो लिथियम में 2 कक्षा है, फर्स्ट एस और 2s। तो ये फर्स्ट वाला कक्षा जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2s वाला कक्षा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं सोडियम के लिए आए तो यहाँ पे 3 कक्षाएं दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये नाभिक के बाहर पहला कक्षा, फिर दूसरा कक्षा, फिर तीसरा कक्षा। नाभिक के बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला देखते हैं पोटेशियम के लिए। पोटेशियम में 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। तो ये नाभिक, नाभिक के बाहर पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये जो है परमाणु की संरचना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे आने पे, परमाणुओं, परमाणु क्रमांक के में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वृद्धि हो जा रही है, उसके साथ ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के साथ साथ कक्षाओं का भी जो है द्रुत गति से वृद्धि होता जाता है, तेजी से कक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, कक्षा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर त्रिज्या की बात करें तो यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या, यहां से यहां तक देखो तो इसकी त्रिज्या, यहां से यहां तक की देखे तो इसकी त्रिज्या, यहां से यहां तक की देखे तो इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते समय क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वृद्धि होने के साथ साथ धड़ल्ले से कौन बढ़ रहा है, यहाँ 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, 6 कक्षा, 7 कक्षा। तो कक्षाओं की संख्या, कोषों की संख्या में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ता है भाई, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ रही है, त्रिज्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोषों की संख्या बढ़ गई यानी कि उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, इनकी त्रिज्याएं भी बढ़ जाएंगी। अब त्रिज्या बढ़ेगा तो उस त्रिज्या के अनुसार ही परमाणु का आकार हम निर्धारित करते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, परमाणु का आकार क्या होते जाएगा भाई, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। ये छोटा था उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा दिख रहा है, ये 5 कक्षा वाला और बड़ा होगा, 6 कक्षा वाला और बड़ा होगा, 7 कक्षा वाला और बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। परमाणु का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण कम हुआ, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेफ का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहां लिख लीजिए, जेफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, ओके, तो ये चीज समझ में आ रहा है भाई। ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के साथ साथ कोषों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। कोष बढ़ते हैं, कोष बढ़ने से त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ा तो आकार बढ़ा, आकार बढ़ा, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हुआ, यानी कि जेफ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है। ठीक,
ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया? ठीक, बहुत अच्छे बच्चे मन के सच्चे। ओके, तो ये था वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, अब इसकी चर्चा करते हैं आवर्त। ठीक है भाई, चलिए। परमाणु का आकार कहां पे? आवर्त में। आवर्त में, ठीक। आवर्त में क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ऐसे बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में। ठीक है, बाएं से जाएंगे दाएं की ओर, किसमें? आवर्त में। ठीक, अपन ले लेते हैं उदाहरण के लिए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, ओके, इन पे ही बात कर लेते हैं। ठीक, ठीक है भाई। बोरान, बोरान के यानी कि कितना? बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, कार्बन का 6, इसका 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और इसका 10। ठीक, बोरान की बात करें तो 5 है, तो 5 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पास देखें तो बोरान के पास 5 है, तो 5 में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 5 है। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 5 है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है ना? जितने इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में उतने ही प्रोटॉन है। ओके, ओके, ठीक है भाई। इसको समझिए कि इस बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 5 प्रोटॉन भी है। वैसे ही इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना? कैसे पता चला 6 इलेक्ट्रॉन है? इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। न्यूट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 7 होंगे। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 9, तो प्रोटॉन भी 9। नाइट्रोजन नियान के पास इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन भी 10। ओके, ठीक है भाई। इनके परमाणु स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, परमाणु संरचना की बात करें, तो यहाँ पे बात करें अपन, ये कौन है? बोरान। बोरान के नाभिक में जो है 5 प्रोटॉन है भाई। कैसे पता चला? ये यहाँ से पता चल रहा है ना, 5 प्रोटॉन है। इसके कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 का अगर अपन निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 3 आएगा। कितना आएगा? 2 और 3। पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको और आसान तरीके से करना चाहो तो फर्स्ट S2 N2S2 और 3p1 कितना होगा? 3p1 सॉरी 2p1 2p1। ठीक, पहला कक्षा और दूसरा कक्षा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 5 प्रोटॉन हैं। ठीक, वहीं अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास इस तरीके से यहाँ पे 2 और 4 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 4, पहले वाले में 2, उसके बाद वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है यहाँ पे 6। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन है। ओके, फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के नाभिक में जो है 7 प्रोटॉन, उसके बाहरी वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले में 2 और 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले कक्षा में। प्रोटॉन कितने इसके पास? 7 प्रोटॉन है। ठीक, नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन की संख्या है भाई 7। ठीक, ऑक्सीजन के पास चलें तो नाभिक में देखेंगे, नाभिक में उसके नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर जो है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आप उसको वितरित करिएगा, 2 और 6। वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के नाभिक नाभिक में अच्छा यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। ठीक, फ्लोरीन के नाभिक नाभिक के
बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले कक्षा में 2 और 7 9 हो गए, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 9 प्रोटॉन होंगे। ठीक, तो आप क्या देख पा रहे हो कि परमाणु के नाभिक में बाएं से दाएं जाने पर कंटिन्यू उसके पॉजिट्रॉन यानी कि प्रोटॉन्स जो है क्या हो रहे हैं? प्रोटॉन्स की संख्या में जो है वृद्धि हो रही है। ठीक, प्रोटॉन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, कक्षाओं में कुछ वृद्धि हो रहा है क्या? कोष में कुछ वृद्धि हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आखिरी कक्षा में 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया, आखिरी कक्षा में यहाँ 5 हो गया, आखिरी कक्षा में 6, यहाँ 7। आखिरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, तो प्रोटॉन्स का उन इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण बढ़ेगा तो अंदर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे तो परमाणु का आकार जितना होना चाहिए उससे कम होकर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी कि परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा हो रहा है। ठीक है, इसको अपन एक इसमें लिख के देखते हैं भाई, एक कहीं से, ताकि समझ में आए। परमाणु नाभिक में जो है प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, है ना? आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है ना? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में प्रवेश कर रहे हैं, देखो अंतिम कोष में ही सब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में प्रवेश करते जाते हैं, एक ही कोष में प्रवेश करते जाते हैं, प्रवेश करते जाते हैं, यानी कि कोषों की संख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं होता। ठीक है, एक ही कोष में प्रवेश करते जाते हैं। अब एक ही कोष में प्रवेश कर जा रहे हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि जेफ का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब आप सोचिए, जेफ का मान बढ़ता जाएगा तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या कम होगी। त्रिज्या कम होगी तो उसका आकार क्या होगा? परमाणु का आकार ये भी कम होगा, यानी कि छोटा होगा। परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? आकार जो है बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, जिसके चलते प्रोटॉन के नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में प्रवेश करते जाते हैं। ठीक, जिससे उनका आकर्षण बढ़ जाता है, यानी कि जेफ का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है अधिक हो जाता है और परमाणु सिकुड़ जाता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ओके, ठीक है भाई, तो ये था परमाणु का आकार। हमने देखा कि परमाणु का आकार का निर्धारण किससे होता है? त्रिज्या से। त्रिज्या डिफेंड करता है कि परमाणु का आकार कैसा होगा। त्रिज्या छोटा है तो आकार छोटा, त्रिज्या बड़ा है तो परमाणु का आकार बड़ा। फिर हमने देखा कि परमाणु का आकार वर्ग में कैसा होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो परमाणु क्रमांक की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है, साथ में कोषों की संख्या भी उतना ही वृद्धि होती जाती है। कोष बढ़ते हैं, त्रिज्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ने से आकार बढ़ता है और जेफ का मान जो है कम होता है। ठीक, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं होती, कोषों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही कक्षा में या कोष में जो है प्रवेश करते जाते हैं। इसका असर ये होता है कि नाभिक में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, आखिरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इनके बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाने से प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक, यानी कि जेफ अधिक हो गया, मतलब आकार उसका छोटा हो जाता है। ठीक, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नॉर्मली परमाणु का आकार जो है छोटा होता है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह परमाणु आकार समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर से नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।